सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग सीखने वाले हैं कि हम लोग शेयर्ड sim UI लाइब्रेरी को अपनी Next.js एप्लीकेशन में कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सो हम लोग जल्दी से इंट्रोडक्शन सेक्शन तरफ आ जाते हैं। सो हम लोग इंट्रोडक्शन सेक्शन तरफ आ चुके हैं। शेयर्ड sim UI इज एन कंपोनेंट लाइब्रेरी बिल्ट ऑन टॉप ऑफ Redux UI। सो सबसे पहले मैं आप लोग बताना चाहता हूँ शेयर्ड sim UI क्या। सो मैं जल्दी से इस लिंक को ओपन कर लेता हूँ। सो आप लोग देख सकते हैं हम लोग शेयर्ड sim UI की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं और शेयर्ड sim UI बेसिकली कंपोनेंट लाइब्रेरी है। और अगर मैं यहाँ कंपोनेंट पे क्लिक करता हूँ तो आप लोग यहाँ पे मैं कौन सा कंपोनेंट देखने मिलता है। इसमें अगर अलर्ट को ओपन करता हूँ तो आप लोग देखिए ये स्ट्रेचिंग यूआई का अलर्ट कंपोनेंट है और उसी तरह हमें काफ़ी सारे कंपोनेंट देखने मिलते हैं लाइक बैश और कार्ड। काफ़ी सारे कंपोनेंट हमें इस लाइब्रेरी के अंदर देखने मिलते हैं। और ये जो लाइब्रेरी है इंटरनली रेडिक्स यूआई का यूज़ करती है और रेडिक्स यूआई भी एक कंपोनेंट लाइब्रेरी है और मैं इसका भी ऑफिशियल पेज ओपन करता हूँ। सो रेडिक्स यूआई भी एक कंपोनेंट लाइब्रेरी है बट डिफरेंट ये है कि रेडिक्स यूआई हमें कोई भी स्टाइल कंपोनेंट प्रोवाइड नहीं करती। यानी कि रेडिक्स यूआई हमें ऐसे कंपोनेंट प्रोवाइड करती है जो कि अनस्टाइल होते हैं, उन पर कोई भी स्टाइलिंग नहीं कर रखी होती। रेडिक्स यूआई चाहती है कि उनकी स्टाइलिंग हम लोग खुद करें। सो रेडिक्स यूआई एक अनस्टाइल कंपोनेंट लाइब्रेरी है और स्ट्रेचिंग यूआई यहीं पे काम आती है। स्ट्रेचिंग यूआई बेसिकली रेडिक्स यूआई का इंटरनली यूज़ करती है और उन कंपोनेंट पर अपनी स्टाइलिंग का यूज़ करती है। सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो इट्स ऑफर एक्सेसिबल, कस्टमाइजेबल एंड कॉपी पेस्ट रेडी कंपोनेंट दैट फिट राइट इनटू योर नेक्स्ट वर्कफ्लो। सो सबसे पहले मैं आप लोगों को ट्रेडिशनल कंपोनेंट लाइब्रेरी किस तरीके से हुआ करती थी और स्ट्रेचिंग यूआई में क्या मार्केट में चेंज लाए वो एक्सप्लेन कर लेगा। सो ये मटेरियल यूआई का ऑफिशियल पेज है और ये इंस्टॉलेशन गाइड मैंने ओपन कर रखी है। सो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं अगर मैं मटेरियल यूआई का अपने एप्लीकेशन में यूज़ करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना होगा, इन सारे पैकेजेस को अपनी एप्लीकेशन के अंदर इंस्टॉल करना होगा। और उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, काफ़ी ईजिली मटेरियल यूआई जो भी ये कंपोनेंट प्रोवाइड करती है लाइक बटन, जैसे कि आप लोग देखते हैं मैं इन सारे कंपोनेंट का यूज़ कर सकता हूँ बटन, अवतार और जितने भी और कंपोनेंट ये लाइब्रेरी हमें प्रोवाइड करती है उन कंपोनेंट का मैं यूज़ कर सकता हूँ। पर प्रॉब्लम ये है कि मान लीजिए मैंने एक एप्लीकेशन बनाई। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मटेरियल यूआई मैंने उसमें इंस्टॉल करी और अब मैं क्या कर रहा हूँ मटेरियल यूआई के सिर्फ कुछ ही कंपोनेंट यूज़ कर रहा हूँ लाइक बैज, बटन, मैं ये सिर्फ 2 कंपोनेंट ही यूज़ कर रहा हूँ। पर होगा क्या कि क्योंकि मैंने मटेरियल यूआई की ये लाइब्रेरी इंस्टॉल कर ली थी, तो इससे होगा क्या कि मटेरियल यूआई के अंदर जितने भी कंपोनेंट होंगे ना, वो सारे भी ऑटोमैटिकली मेरी एप्लीकेशन के अंदर आ गए और इससे होगा क्या कि बंडल साइज़ काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगा। यानी जब भी कोई यूज़र मेरी एप्लीकेशन को ब्राउज़र में एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो उसका लोड टाइम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा और मैं ये नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि मैं जिन कंपोनेंट का यूज़ कर रहा हूँ, मैं उन्हें सिर्फ अपनी एप्लीकेशन में इंस्टॉल करूँ। तो सेशन यूआई ने इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और उसे सॉल्व किया। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये सेशन यूआई का कार्ड कंपोनेंट है और अगर हम लोग इस कंपोनेंट का यूज़ करना चाहते हैं तो हमें करना क्या होगा, इस कमांड को रन करना होगा npx सेशन यूआई ऐड कार्ड। तो इससे होगा क्या कि कार्ड रिलेटेड जितनी भी लाइब्रेरी होगी सेशन यूआई के अंदर वो इंस्टॉल हो जाएगी और हमारे कंपोनेंट स्लैश यूआई नाम के एक फोल्डर के अंदर कार्ड नाम से एक कंपोनेंट ऑटोमेटिकली ये कमांड लाइन यूटिलिटी हमारे लिए जनरेट कर देगी और उसी तरह अगर मैं कोई और कंपोनेंट भी ऐड करना चाहता हूँ तो मुझे सिर्फ ये कमांड रन करना होगा। तो इससे ऑटोमेटिकली ये जो एप्लीकेशन ये जो कंपोनेंट होगा वो मेरे ये एप्लीकेशन के अंदर जनरेट हो जाएगा। तो सेशन यूआई यहीं पे काम आती है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इन दिस गाइड यू लर्न हाउ टू सेट अप इट प्रॉपर्ली यूजिंग नेक्स्ट ऐप राउटर एंड टेलविन सीएसएस v4। सो इसमें हम लोग नेक्स्ट ऐप राउटर यूज़ करने वाले हैं और टेलविन सीएसएस का v4 वर्जन यूज़ करने वाले हैं। तो हम लोग पहुंच चुके हैं अपने स्टेप नंबर 1 पर और ये जो स्टेप है ये ऑप्शनल है, यानी कि आप लोग चाहे तो इसे पूरा कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो इसमें होगा क्या कि हम लोग एक नेक्स्ट एप्लीकेशन बनाने वाले हैं वो भी टाइपस्क्रिप्ट की। और मेरे केस में मैंने पहले से एक नेक्स्ट एप्लीकेशन अपने VS कोड में ओपन कर ली। इन केस अगर आप लोगों के पास नेक्स्ट की एप्लीकेशन नहीं बनी हुई तो आप लोग इस कमांड का यूज़ कर सकते हैं। इस कमांड की मदद से आप लोगों के लिए एक नई नेक्स्ट की एप्लीकेशन बन जाएगी, वो भी टाइपस्क्रिप्ट के साथ। तो हम लोग पहुंच गए स्टेप नंबर 2 पर और इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग टेलविन सीएसएस को v4 के साथ इंस्टॉल करने वाले हैं, यानी कि हम लोग टेलविन सीएसएस का v4 वर्जन इंस्टॉल करने वाले हैं। पर मैं आप लोग बताना चाहता हूँ नेक्स्ट एप्लीकेशन में टेलविन सीएसएस पहले से कॉन्फ़िगर होकर आती है। और इन केस अगर आप लोग को अपने एप्लीकेशन में टेलविन सीएसएस को नहीं कॉन्फ़िगर किया है तो आप लोग अपनी इस एप्लीकेशन में टेलविन सीएसएस कॉन्फ़िगर कर लीजिएगा। क्योंकि अगर आप लोग सेशन यूआई का यूज़ करना चाहते हैं तो आप लोगों को अपने एप्लीकेशन में टेलविन सीएसएस को कॉन्फ़िगर करना होगा। तो मैं इन कमांड को कॉपी कर लेता हूँ और मैंने यहाँ पे पेस्ट किया और इससे होगा क्या कि ये तीनों पैकेज मेरे इस नेक्सस एप्लीकेशन के अंदर इंस्टॉल हो जाएंगे। तो ये इंस्टॉल हो रहे हैं और ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुके हैं। और अब मुझे क्या करना होगा, अब मुझे इस कमांड को भी रन करना होगा। तो npm तो मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दिया। तो टेलविन सीएसएस का वर्जन है v4, उसमें हमें कोई टेलविन कॉन्फ़िग फाइल नहीं चाहिए होती। उसमें हमें सिर्फ एक फाइल चाहिए होती है postcss.config और वो कुछ इस तरीके की दिखाई देती है। तो आप लोग भी एक postconfig.mjs नाम से एक फाइल बना लीजिएगा और उसके अंदर इस कोड को पेस्ट कर दीजिएगा और इसे अपनी रूट डायरेक्टरी के अंदर बनाना postcss.config नाम से। तो मैं बाद में इस ब्लॉग पोस्ट को अपडेट कर दूंगा। तो अब हमें क्या करना होगा, एक ग्लोबल CSS नाम से एक फाइल बनानी होगी। तो मैं स्टार के अंदर आ जाता हूँ और यहाँ पे ग्लोबल CSS के अंदर आ चुका हूँ मैं। और हमें क्या करना होगा, @import tailwind CSS इस तरीके से लिखना होगा
हमें टेलमेंट सीरीज के V4 वर्जन के अंदर ऐसा करना पड़ता, V4 से पुराने जो वर्जन थे V3 उनके अंदर हमें इस तरीके से लिखना होता था। बट क्योंकि हम लोग V4 का यूज़ कर रहे हैं तो हमें सिर्फ इतना ही लिखने की जरूरत है और इससे होगा कि हमारी टेलमेंट सीरीज कॉन्फ़िगर हो जाएगी। तो क्योंकि हम लोगों ने अपनी एप्लीकेशन में टेलमेंट सीरीज को सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर कर लिया है, तो इसे चेक करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक टेलमेंट सीरीज की क्लास को अप्लाई करता हूँ और मैं यहाँ पे 2 टेलमेंट सीरीज क्लास को अप्लाई कर लिया, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और अब मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ pnpm dev, जैसे कि मेरा डेवलपमेंट सर्वर ऑन हो जाएगा और मेरा डेवलपमेंट सर्वर और ब्राउज़र में ओपन करने के लिए रेडी है, तो मैं इसे ओपन करता हूँ। तो ये ब्राउज़र में ओपन हो रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं हमारी टेलमेंट सीरीज की क्लासेस सक्सेसफुली वर्क कर रही है। इसका मतलब हम लोगों ने अपनी एप्लीकेशन में टेलमेंट सीरीज को ईज़िली इंटीग्रेट कर लिया। तो हमारा स्टेप नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है। तो हम लोग स्टेप नंबर 3 की तरफ पहुँच चुके हैं और स्टेप नंबर 3 में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग अपनी एप्लीकेशन के अंदर स्प्रेडशीट यूआई को इंटीग्रेट करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कमांड दे रखा है जो कि गलत है और ये ओल्डर वर्जन के लिए सही था पर नए वर्जन में नहीं। तो मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और अब मैं इस डेवलपमेंट सर्वर को क्लोज़ करता हूँ और अपने टर्मिनल को क्लियर कर लेता हूँ और मैं कमांड जो यहाँ पे पेस्ट किया मैंने और यहाँ से मुझे सिर्फ ये @latest init, इससे हुआ क्या कि स्ट्रेचिंग यूआई ऑटोमेटिकली जो भी डिपेंडेंसी को इंस्टॉल कर लेगा और जो भी फाइल जनरेट करने में उन फाइल्स को जनरेट कर लेगा। सो यस, प्रोसीड करने देना मेरे को मैं। और बेसिकली स्ट्रेचिंग यूआई एक कमांड लाइन यूटिलिटी है जो स्ट्रेचिंग यूआई हमें प्रोवाइड कराती है और इसने फ्रेमवर्क डिटेक्ट कर लिया है और ये भी डिटेक्ट कर लिया कि हम लोग टेलमेंट सीरीज के V4 वर्जन का यूज़ कर रहे हैं। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक स्टेप और बताना चाहता हूँ। आप लोगों की जो tsconfig.js फाइल होती है ना, उसके अंदर आप लोगों को ये ऐड करना होगा पाथ एलियास और ये पाथ एलियास ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों को इस पाथ एलियास को अपनी tsconfig.json फाइल के अंदर इस पाथ एलियास को ऐड कर देना है। मेरे केस में क्योंकि मैं एसआरसी डायरेक्टरी का यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे एसआरसी लिख रहा था। अगर आप लोग एसआरसी डायरेक्टरी का यूज़ नहीं कर रहे तो आप लोग यहाँ से इसे हटा दें। बट क्योंकि मैं एसआरसी डायरेक्टरी का यूज़ कर रहा हूँ तो मेरी जितनी फाइल होगी वो एसआरसी डायरेक्टरी के अंदर होगी। सो अब हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। तो ये मुझसे पूछ रहा है कि आप लोग बेस कलर क्या चुनना चाहते हैं, तो मैं जिंक चुनना चाहता हूँ और अब ये चेकिंग कर रहा है रजिस्ट्री। और अब क्या होगा, इसमें src/app/global.css इस फाइल के अंदर सीएसएस वेरिएबल्स को इंक्लूड कर लिया होगा, जैसे कि अगर मैं ओपन करता हूँ और अब अगर मैं जाता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं इसने ऑटोमेटिकली काफ़ी सारे जो सीएसएस के वेरिएबल होते हैं उन्हें इंक्लूड कर लिया है। लाइक कलर के लिए क्या होगा, पैडिंग, बेडियर और जितने भी अदर वेरिएबल्स होंगे उन्हें सेट कर दिया इसमें, डार्क थीम के लिए भी। और इसमें जितने भी और इसने एक और फाइल बनाई है src/rev/util और साथ ही साथ जितने भी पैकेज इंस्टॉल करने थे वो भी इंस्टॉल कर दें। सो अब अगर मैं जाता हूँ src/कृष्ण, देखिए लिब नाम से एक डायरेक्टरी बनी है और यूटिल्स नाम के अंदर एक cn नाम से एक फंक्शन बना रखा है जिसका यूज भी हम लोग आगे जानेंगे। सो हमारा स्ट्रेचिंग जो है हमारी इस एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेट हो चुका है। सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें क्या करना होगा, हमें अपना फर्स्ट कंपोनेंट ऐड करना होगा। तो मैं इस कमांड को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और आप लोग चाहे तो यहाँ पे से भी कोई भी कंपोनेंट यूज़ कर सकते हैं, बट मैं फिलहाल के लिए बटन कंपोनेंट का यूज़ कर रहा हूँ तो मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और मैंने npx version UI @latest add button इस कमांड को रन किया। सो आप लोग देख सकते हैं इसमें एसआरसी के अंदर एक कंपोनेंट्स नाम से फ़ोल्डर बनाया है और उस फ़ोल्डर के अंदर एक और फ़ोल्डर बनाया यूआई नाम से और उसके अंदर एक button.txt नाम से फाइल है। सो अब अगर मैं ओपन करता हूँ तो आप लोग देखते हैं हम लोग कंपोनेंट के अंदर यूआई के नाम से button.txt नाम से फाइल देखने मिल गई। सो इसका मतलब हमारा बटन कंपोनेंट ऐड हो चुका है। सो मैं इसे अपने पेज में यूज़ करके भी देखता हूँ। तो मैं यहाँ पे इम्पोर्ट करता हूँ बटन को और मैंने यहाँ पे इसे इम्पोर्ट कर लिया। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसे हटाता हूँ 1 मिनट के लिए होम को और यहाँ पे आता हूँ और लिखता हूँ बटन, यहाँ पे लिखता हूँ होम। तो मैंने बटन होम देखा और सारी काम नहीं करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ pn dev, जैसे कि मेरा डेवलपमेंट सर्वर ऑन हो जाएगा फिर मैं इस एप्लीकेशन को ब्राउज़र में रीलोड करता हूँ। सो आप लोग देख सकते हैं मुझे मेरा बटन कंपोनेंट देखने मिल रहा है और अब अगर मैं इस बैकग्राउंड को हटा देता हूँ तो अब हम लोग चेक करते हैं कि ये बटन कैसा लग रहा है। वैसे रीलोड करता हूँ। सो आप लोग देखते हैं हमारे बटन को किस तरीके का दिख रहा है। साथ ही साथ इस बटन के अंदर हमें काफ़ी सारे प्रॉप्स भी देखने मिलते हैं। लाइक सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा वेरिएंट। वेरिएंट के अंदर हम लोग इसका स्टाइल थोड़ा चेंज कर सकते हैं। लाइक वेरिएंट के अंदर आप लोग देख सकते हैं डिफ़ॉल्ट, कोस्ट और लिंक, आउटलाइन, सेकेंडरी इस तरह के ऑप्शन देखने मिलते हैं। जो डिफ़ॉल्ट था वो तो मैंने आप लोगों को बता दिया है। सो अब हम लोग आप लोगों को डिस्ट्रक्टिव बताते हैं। सो डिस्ट्रक्टिव मैं रीलोड करता हूँ। सो डिस्ट्रक्टिव में आप लोग देख सकते हैं ये रेड कलर का दिखाई देगा और अगर मैं इसे वापस से चेंज करता हूँ और इसे करता हूँ आउटलाइन। सो आउटलाइन में ये बटन आप लोगों को इस तरीके का दिखाई देगा और साथ ही साथ इसमें एक और प्रॉपर्टी होती है साइज़ नाम से। तो साइज़ और साइज़ के अंदर आप लोग बता सकते हैं इसे कुछ भी, जैसे कि ये डिफ़ॉल्ट था। और अगर आप लोग कभी भी कोई आइकन का यूज़ करते हैं ना, लाइक बटन को दिखाने के लिए कोई आइकन का यूज़ करते हैं इसके अंदर, तो आप लोग उस आइकन के लिए इस आइकन साइज़ का यूज़ कर सकते हैं और डिफ़ॉल्ट साइज़ मैंने आप लोग बता दिया। मैं आप लोग एलजी साइज़ दिखाता हूँ। तो उसे क्लोज़ करता हूँ। तो आप लोग देखते हैं एलजी साइज़ में ये बटन काफ़ी बड़ा हो गया और अगर मैं यहाँ पे इसका साइज़ कर देता हूँ एसएम तो इसका साइज़ काफ़ी छोटा हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप लोग इसका साइज़ काफ़ी छोटा होगा। आप लोग इस प्रॉपर्टी का यूज़ कर करके अपने अनुसार
और साथ ही साथ आप लोग चाहे और भी काफ़ी सारे कंपोनेंट है उनका भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक मैं यूज़ करना चाहता हूँ, कोई भी कंपोनेंट आप लोग यूज़ कर सकते हैं, बट मैं यूज़ करना चाहता हूँ, मैं इस कंपोनेंट का यूज़ करना चाहता हूँ। नहीं, मैं टैब कंपोनेंट का यूज़ करूँगा। सो मैं जल्दी से इस कमांड को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो हाँ, मैंने इस कमांड को वापस से कॉपी किया और अब नहीं करता हूँ, अपने टर्मिनल को वापस से क्लोज़ करता हूँ और मैंने इस कमांड को रन किया। सो जितनी देर में हमारा ये टैब कंपोनेंट ऐड हो रहा है, मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसे यहाँ कोड देखता हूँ और सब कोड पूरे करके कॉपी कर लेता हूँ। तो टेबल के अंदर और भी बहुत सारे कंपोनेंट यूज़ था ये था, तो मैं इस वाले कंपोनेंट को अंदर देखा। सो एग्जांपल के लिए मैं इस कंपोनेंट को भी यहाँ पे इंक्लूड कर लें और मैं इसे इम्पोर्ट भी कर लेता हूँ, कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर ले, मुझे लगता है पूरी तरह कॉपी कर ले, तो वापस से कॉपी कर दो उसे और मैंने इसे यहाँ पे कॉपी किया। और अब अगर मैं अपने होम पेज पे जाता हूँ तो सबसे पहले मुझे अपने कर्सर वापस ऑन करना होगा। तो वापस देखते हैं, यहाँ पे हमें टैग कंपोनेंट देखने मिल रहा है। सबसे पहले अकाउंट है और अब अगर मैं पासवर्ड पे जाता हूँ तो चेंज पास, इसका मतलब हमारा अकाउंट जो हमारा टैग कंपोनेंट था वो भी सक्सेसफुल इंटीग्रेट हो रहा है। इसका मतलब हमारा स्प्रेडशीट जो है अच्छी तरीके से इंटीग्रेट हो चुका है हमारे एप्लीकेशन के साथ। हम लोग आ चुके हैं अपने स्टेप नंबर 4 की तरफ और स्टेप नंबर 4 में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग जानने वाले हैं कि हम लोग सीएन फंक्शन का कैसे यूज़ कर सकते हैं और साथ ही साथ मैं आप लोगों को कुछ थीम रिलेटेड टिप भी बताने वाला हूँ जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी ज़रूरी होने वाली है। सो उसके लिए क्या करना होगा, हमें एक फाइल ओपन करनी होगी layout.tsx। तो मैंने इस फाइल को ओपन कर लिया। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि स्टीएन फंक्शन क्या करता है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे इन दोनों को इंपोर्ट करना होगा। तो मैं इसे यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ और अगर आप लोग भूल चुके हैं स्टीएन फंक्शन क्या था तो मैं आप लोग बता देता हूँ। ये जो lib/util.ts के अंदर threadsin UI ने ये फंक्शन हमें जनरेट करके दिया था। हम लोग इस फंक्शन को जानने वाले कि हम लोग इस फंक्शन का कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने कोड में। सो मैं इसे यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ। मैंने इसे यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। सो अब हम लोग क्या करते हैं, एक कॉन्स बनाते हैं, कॉन्स। और बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ, गूगल से कुछ फ़ॉन्ट इंपोर्ट कर रहा हूँ थिंकर नाम से और मैंने इस फ़ॉन्ट को इंपोर्ट कर लिया। और अब मैं क्या चाहता हूँ कि अपने इस फ़ॉन्ट को अपने इस एप्लीकेशन के अंदर शो करूँ। तो मैंने क्लास नेम और क्लास नेम के अंदर मैंने लिखा इंटर और डॉट क्लास नेम। तो इस पे होगा क्या कि मेरी एप्लीकेशन के अंदर ये जो इंटर का फ़ॉन्ट है ना, ये अप्लाई हो जाएगा। जैसे कि मैं अगर इसे रीलोड करता हूँ तो अब मेरी एप्लीकेशन के अंदर इंटर का गूगल का जो इंटर फ़ॉन्ट होगा वो अप्लाई हो जाएगा। और साथ ही साथ मैं अपना क्लास नेम के अंदर क्या चाहता हूँ कि मैं कुछ कस्टम क्लास भी लिखूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे से एक टेम्पलेट लिटरली बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ py5, जैसे कि अगर किसी को पैडिंग 5 मिले और bg रेड और मैं इसे एक टेम्पलेट लिटर बना चुका हूँ। तो मैं इसे कुछ इस तरीके से लिखता हूँ। सो अब अगर मैं यहाँ पे इसे रिलोड करता हूँ तो आप लोग जैसे बैकग्राउंड कलर रेड हो चुका है और हमें 5 की पैडिंग भी देखने मिल रही है। तो इसका मतलब हमारा कोड परफेक्टली रन हो रहा है। पर इस तरीके के सिंटेक्स में हमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देखने मिलती है। लाइक ये बिल्कुल भी रीडेबल नहीं है। अगर यहाँ पे मैं कंडीशन डाल देता इज़ एक्टिव एंड या फिर कुछ इस तरीके की कंडीशन डाल देता इज़ लोडिंग और एंड सो ये काफ़ी ज़्यादा अनरीडेबल बन जाता है। सो इस चीज़ से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस सिंटेक्स का यूज़ नहीं करते। तो मैं वापस एक बॉडी टैग बनाता हूँ, बॉडी, और बॉडी के अंदर एक चिल्ड्रन होगा, चिल्ड्रन। सो अब मैं वापस से क्लास नेम लिखता हूँ, क्लास नेम। और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, सीएन फंक्शन लिखता हूँ और सीएन फंक्शन के अंदर अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मैं देता हूँ इंटर इंटर क्लास नेम और साथ ही साथ मैं जो भी स्टाइल देना चाहता हूँ, लाइक मैं चाहता हूँ बीजी रेड हो 500 और मुझे सीएन को इंपोर्ट भी करना होगा। तो मैं लिखता हूँ इंपोर्ट सीएन और अब सीएन इंपोर्ट हो चुका है। सो आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा रीडेबल है। लाइक अगर मैं यहाँ पे और बहुत सारा स्टाइल अगर डाल देता, विथ फुल एच 500 एच फुल, और अगर मैं इसे इस तरीके से लिखता लाइक, सो आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा रीडेबल है। और अगर मैं वापस से इसे सेव करता हूँ और रिलोड करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं अब भी मेरा जो स्टाइल है वो परफेक्टली काम कर रहा है। सो हम लोग इस सिंटेक्स का भी यूज़ कर सकते हैं, इस सिंटेक्स का भी यूज़ कर सकते हैं, बस फ़र्क ये है कि ये सिंटेक्स ज़्यादा रीडेबल है। और इसके लिए मैं आप लोगों को चैट दिखाना चाहता हूँ। लाइक मैं सबसे पहले आप लोगों को कंपैरिजन बताना चाहता हूँ। सो इट्स कंबाइन मल्टीपल टेबलिंग क्लासेस इनटू स्ट्रिंग्स। तो ये स्ट्रिंग फंक्शन क्या करता है, ये मल्टीपल टेबलिंग क्लासेस को सिंगल क्लास के अंदर कन्वर्ट कर लेता है। और साथ ही साथ ये क्या करता है, लाइक यहाँ पे की पॉइंट्स थे, हैंडल कंडीशनल क्लास की। सो कंडीशनल, जैसे कि मैंने आप लोगों को सिंटेक्स में बताया था कि अगर मैं यहाँ पे कंडीशनल लिख लेता हूँ तो ये काफ़ी अनरीडेबल बन जाता है। बट अगर हम लोग यहाँ पे कंडीशनल लिखते हैं, इज लोडिंग और एंड लिखते हैं, तो ये काफ़ी रीडेबल फॉर्म में हमें दिखाई देता है और काफ़ी इजीली हम लोग इसे रीड कर पाते हैं। तो ये एक काफ़ी प्रिटी वे है क्लास को हैंडल करने का। और साथ ही साथ अगर हमारी कोई क्लास होगी जो कि होगी py2,
इसलिए आप लोग देख सकते Py2 हम लोगों ने पहले लिखी, और बाद में अगर हम लोग मिलते हैं Py4, सो होगा क्या कि ऑटोमेटिकली ये जो क्लास का कॉन्फ्लिक्ट होगा ना, ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, Py4 को ले लेगा, Py2 को हटा देगा। तो इस तरीके से हम लोग क्लास के कॉन्फ्लिक्ट से भी बच जाते हैं, और यहाँ पे हम लोग काफ़ी सारी कंडीशन में भी काफ़ी वेरिएबल वे में कर सकते हैं। सो या यही पर्पस है सीएन फंक्शन का। इसकी वजह से हम लोग क्लास को काफ़ी इजीली हैंडल कर सकते हैं अपनी टेलविंग क्लासेस को। सो इसलिए हम लोग सीएन फंक्शन का यूज़ करते हैं। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को कुछ थीम रिलेटेड भी चीज़ें बता देता हूँ, लाइक सेशन जो है में, क्योंकि हम लोग थीम के रिलेटेड काम करते हैं। लाइक हम लोग अपनी एप्लीकेशन में चाहते हैं कि एक ही कलर यूज़ हो, और एक ही टेक्स्ट का भी कलर हो, एक ही बैकग्राउंड का भी कलर हो, और एक ही फोरग्राउंड का कलर होता। सो इसके लिए स्ट्रेचिंग क्या करती है, हम काफ़ी सारे सीरीज वेरिएबल प्रोवाइड करती है। लाइक आप लोग देख सकते हैं बैकग्राउंड कलर, फोरग्राउंड कलर, कार्ड, और कार्ड फोरग्राउंड, पॉप ओवर, पॉप ओवर फोरग्राउंड, प्राइमरी, इस तरह के कलर हमें प्रोवाइड करती है। तो हम लोगों को अपने एप्लीकेशन में ज़्यादा से ज़्यादा इन कलर्स का यूज़ करना, जो कि हमें थीम प्रोवाइड करती है। हम लोग अपने कस्टम कलर भी यूज़ कर सकते हैं, बट उससे होगा क्या कि हमारी एप्लीकेशन काफ़ी अजीब दिखेगी, क्योंकि फैशन यूआई के जो भी कंपोनेंट होंगे वो इन सीएसएस वेरिएबल के कलर के अकॉर्डिंग स्टाइल होंगे, और अगर हम लोग यहाँ पे कोई दूसरा कलर यूज़ करेंगे तो उससे काफ़ी लुक हमारी वेबसाइट का खराब हो जाएगा। सो हम लोग भी अपने एप्लीकेशन में ज़्यादातर टाइम क्या करेंगे, इन्हीं कलर्स का यूज़ करेंगे, लाइक बीजी कलर, बैकग्राउंड टेक्स्ट, फोरग्राउंड। इससे होगा कि हमारे टेक्स्ट का ऑटोमेटिकली कलर क्या हो जाएगा, जो भी हम लोगों ने यहाँ की वैल्यू दे रखी होगी फोरग्राउंड की और बैकग्राउंड की, जो भी हम लोगों ने कलर दे रखी होगी, वो ऑटोमेटिकली ये कलर ले लेगा। तो अब अगर मैं इसे रिलोड करता हूँ और मैं वापस यहाँ पे आया, और अगर इसे रिलोड करता हूँ, तो आप लोगों को ज़्यादा कोई फ़र्क देखने नहीं मिला होगा। और अब अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसका कलर करता हूँ डार्क, और मैं इसका कलर किया डार्क, और अब आप लोग जानते हैं कि मेरे बैकग्राउंड का कलर ऑटोमेटिकली क्या हो गया, ब्लैक हो गया, और मेरा जो टेक्स्ट कलर था वो वाइट हो गया। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हम लोग इस सीएसएस वेरिएबल का कलर का यूज़ कर रहे थे, और इस कारण क्या होगा कि इसने ऑटोमेटिक ये कलर ऑटोमेटिकली ले लिया डार्क थीम होने पर। और अगर हम लोग इन सीएसएस वेरिएबल का यूज़ नहीं करते, तब तो क्या होता कि इसका कलर चेंज नहीं होता। लाइक अगर मैं इसे रेड करता तो इसका कलर कभी चेंज नहीं होता बैकग्राउंड का। सो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि हम लोग इन्हीं कलर्स का यूज़ करें अपने एप्लीकेशन के अंदर इंटरफेस को बनाने के लिए। और अगर आप लोगों को ये कलर पसंद नहीं आता, लाइक जिस तरीके से मेरा ये कलर है ब्लैक वगैरह, अगर आप लोगों को ये कलर पसंद नहीं आता, तो स्ट्रेटजी जो है हमें और भी काफ़ी सारे थीम प्रोवाइड करते हैं। लाइक मैं यहाँ थीम्स के अंदर आ गया, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डिफ़ॉल्ट ये वाला है, और मैं भी डिफ़ॉल्ट यूज़ कर रहा था। और ये रेड वाला है, अगर आप लोगों को रेड वाला पसंद है तो यहाँ पे आप लोग कॉपी कोड पर क्लिक करना है, और उसके बाद क्या करना है, इसे यहाँ से कॉपी कर लेना पूरा का पूरा, और इसे मैंने कॉपी कर लिया। और मैं अपने VS कोड में आता हूँ, और मैं इस पे यहाँ पे रूट और दोनों को मैंने मिलाया, और यहाँ पे पेस्ट कर, और मैंने इसे सेव किया। और अब अगर मैं जाता हूँ रेडिक्स होम पेज पे, सो हमें ज़्यादा कुछ रिफ्लेक्ट होकर नहीं मिल रहा है। इसकी वजह ये है कि मुझे अपने जानना होगा और यहाँ से हटाना होगा आउटलाइन को। सो आप लोग देख सकते हैं मेरा बटन का कलर रेड हो गया, क्योंकि हमारे थीम में हमारा कलर रेड मैंने सब प्रोवाइड कर दिया था। इसी तरह आप लोग चाहे तो रोज, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, येलो, इन तरह के कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। आप लोग करना क्या है, यहाँ कॉपी बोर्ड पे क्लिक करना है, और आप लोग अपने टेलविंड वर्जन का भी ध्यान रखें, क्योंकि मैं टेलविंड का V4 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं इस कोड को यहाँ से कॉपी कर लिया था। अगर आप लोग टेलविंड सीएसएस के V3 वर्जन का यूज़ कर रहे हैं, तब आप लोग को इस कोड को कॉपी करना है। बट क्योंकि मैं इस वर्जन का यूज़ कर रहा था, तो मैं इस कलर को कॉपी कर लेता हूँ। मैंने इसे कॉपी किया, और मैं अपने ग्लोबल डॉट सीएसएस के अंदर आया, और अब मैं क्या करता हूँ, इसे ज़रा भी नहीं छेड़ना है, मुझे सिर्फ इन दोनों को चेंज करना है। तो मैंने सेव किया, और अब अगर मैं वापस होम पेज को रिलोड करता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं इसका कलर पर्पल हो। इस तरीके से आप लोग अपने अकॉर्डिंग इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, और मैं आउट और भी काफ़ी सारे कलर देखने मिलते हैं, और आप लोग चाहे तो इन कलर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग आए पे हैं ऐड मोर कंपोनेंट्स, हम लोग ऐड मोर कंपोनेंट की पढ़ चुके हैं, तो हम लोग आ चुके हैं कंक्लूजन पर। और साथ ही साथ मैं आप लोग एक और बात बताना चाहता हूँ, जितने भी एरर थे इस ब्लॉग पोस्ट के अंदर, मैंने उन सभी एरर्स को रिजॉल्व कर लिया। और अब आप लोगों को ये जो पेज का लिंक है, यानी कि ये जो ब्लॉग पोस्ट का लिंक है, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर देखने मिलेगा। तो मैंने इसे अपडेट कर लिया अकॉर्डिंग टू टेलविन सीएसएस V4 वर्जन, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। और अगर इसमें तब भी कोई एरर हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, और हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो।